हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी आप बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड द्वारा क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किया गया है उससे। जी हाँ मेरे दोस्त, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आप लोग देख सकते हो सत्र 2023-24 आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। यानी ये बोर्ड द्वारा, ठीक है, यूपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए क्लास 10th का। ठीक है, तो चलो इसको इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बाकी इसको डाउनलोड कैसे करना है, काफी बच्चे हो सकता है इसको डाउनलोड ना किए हो अपने फोन में और डाउनलोड करना चाहते हो, क्योंकि पीडीएफ मांगेंगे काफी सारे लड़के। तो ये आपको बता दूं कि आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से। कैसे डाउनलोड करना है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है। बाकी वीडियो नहीं आप देखना चाहते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैं डाउनलोड लिंक डाल दूंगा, सीधे सीधे आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे चले जाओगे और वहां पे आप सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के अलावा अदर सब्जेक्ट का भी मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद आप डाउनलोड करना, क्योंकि डाउनलोड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वीडियो को देखकर और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आप लोगों के लिए जरूरी है। डाउनलोड तो कभी भी कर सकते हो। तो चलो इसको सॉल्व हम लोग कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है। देखो मैं आपको बता दूं यहीं पे थोड़ा शुरू में ही कि ये जो मॉडल पेपर है ना 100% आप लोग के एग्जाम में इससे क्वेश्चन, मतलब ये पूरे के पूरे क्वेश्चन, काफी सारे लड़के बोलते हैं, पूछते हैं कि भैया इससे कितने क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे, तो इससे सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, 100% हमने देखा है पीछे। अब कहोगे कि तब तो हम हमारा अभी से 70 में 70 मार्क क्लियर हो गया, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि देखो होता क्या है कि आप जानते हो कि सामाजिक विज्ञान हो गया या अदर सब्जेक्ट कोई भी हो गया, 7 सेट के पेपर आते हैं पूरे यूपी में। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान का 7 सेटों का पेपर होगा, यानी 7 कोडों का होगा। तो सातों में इसमें से थोड़े थोड़े प्रश्न होंगे। मान लो किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 25%, इसी तरह कर सातों सेटों में इसके प्रश्न होंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े इससे निकालकर सारे सेटों में डाले जाएंगे। तो एक्चुअली आपको तो मालूम नहीं है भाई कि आपको कौन से सेट का पेपर मिलेगा, इसलिए इसको पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा आपके पेपर में आ जाए ये तो भरोसा नहीं है। तो चलो हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं आपको केवल एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनको कराऊंगा, और जो मानचित्र संबंधित प्रश्न है उनको कराऊंगा। जो सब्जेक्टिव प्रश्न है यानी 4-4 मार्क वाले और 6-6 मार्क वाले, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि उनको भाई हमें अच्छे से लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े बड़े प्रश्न है। एमसीक्यू को तो ऐसे ही सॉल्व कराया जा सकता है, लेकिन बड़े बड़े प्रश्नों को तो मुझे लिखना पड़ेगा, उसको मैं लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हो ये मतलब ये साइंस का ये मॉडल पेपर है। ठीक है, ये देखो मैंने अच्छे से ये मतलब इसका टाइप कर अच्छे से इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ऐसे ही मैं सोशल साइंस का भी लिख रहा हूँ जो सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो जब लिख लूंगा तो उसका वीडियो एक बार बना दूंगा। बाकी ये सारा का सारा ये सॉल्यूशन का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। हमारी जो एप्लीकेशन है यूपीएमएसपी, जी हाँ मेरे दोस्त, यूपीएमएसपी स्टडी कर आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगे ना तो ये एप्लीकेशन आ जाएगी, इसी पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ। हालांकि अभी नहीं मिलेगा, कुछ समय अभी बाद मिलेगा। ठीक, तो आप ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, आपके स्टडी में काफी हेल्प करेगी। चलो अब हम लोग सॉल्व करना प्रश्नों को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ के अंतर्गत जो आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखो सबसे पहला प्रश्न है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या है कि राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? सब लोग जानते हो भाई, इसका फ्रांस आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखो सेकंड क्या प्रश्न है, सेकंड प्रश्न है कि ड्यूक मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? ये फर्स्ट ही चैप्टर आप पढ़ोगे ना तो उसमें आप देखोगे जीसेपे मैत्सनी जो है उसको ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। ठीक है, ओके आगे चलो। अगला प्रश्न देखते हैं, थर्ड नंबर प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी। ओके, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? जॉन राइट ने, रिचर्ड आर्कराइट। देखो रिचर्ड आर्कराइट, यहाँ पे ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये अगला प्रश्न, थर्ड के बाद ये फोर्थ नंबर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। ये क्या है, चौथा प्रश्न कि 1928 से, देख सकते हो क्या क्या लिखा है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था, इसका कारण क्या था? अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या कारण था भाई? तो भाई ऐसा क्यों हुआ? ऐसा जब विश्व महामंदी आई थी उसके कारण हुआ था, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली थी, इसलिए भारत में भी गेहूं की मतलब एक तरह से जो कीमत थी वो गिर गई थी। और कितनी गिर गई थी? तो लगभग 50% तक गिर गई थी। तो ये आपका ये फर्स्ट ही वाला सब सही ऑप्शन हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों की गिरावट के कारण ऐसा हुआ था। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, पांचवा देख सकते हो। एक्चुअली बीच में अगर मैं छींक दूं या मतलब ऐसे कर दूं तो माफ करना,
हम एक्चुअली देखो मेरे आंखों से आंसू भी आ रहे हैं क्योंकि काफी खराई हुई है। ठीक है, मुझे बुखार भी था 1-2 दिनों, इसलिए अभी वीडियो भी नहीं आ रही थी। ठीक, तो चलो तो माफ करना। तो यहाँ पे देखो पांचवा, जो अगला पांचवा प्रश्न है, आप वो स्क्रीन पे देख सकते हो कि 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी। ठीक है, तो वो बाइबिल। आप सीधे सीधे डायरेक्ट याद रखना बाइबिल। चलो अगला प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न संख्या जो 6 है। प्रश्न संख्या 6 क्या है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। ओके, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, ये प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका माफ करना यार, काफी सारे लड़के हुल्ला कर रहे हैं, 1 मिनट। ओके यार, चलो काफी सारे लड़के एक्चुअली बाहर मतलब हुल्ला कर रहे थे, अभी बंदर आ गया तो उसको देखकर कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये हम लोग का प्रश्न संख्या 6 क्या है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, ये है। तो एक भाषा बोलने वाले लोग या सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग या उपयुक्त सभी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एक ही भाषा बोलने वाले लोग। ठीक है, चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यह क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। ओके, संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। कठोर एवं लिखित संविधान, देखो लिखित संविधान ये तो है भाई। ठीक है, बी है शक्तियों का केंद्रीकरण, देखो ये नहीं हो सकता है। और संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ठीक है, ये तो आपका सही ऑप्शन है, ये तो होता ही है। और सर्वोच्च न्यायालय ये भी होता है, फर्स्ट लिखित संविधान भी होता है, ये बी वाला नहीं हो सकता है। ठीक है, संघीय सरकार में, ठीक है, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं हो सकता है। शक्तियों का केंद्रीकरण कहने से मतलब ऐसा एकात्मक सरकार में होता है। शक्तियों का केंद्रीकरण का मतलब है कि मतलब जैसे एक तरह से व्यक्ति के हाथ में पूरी की पूरी शक्ति सत्ता दे देना। ठीक है, जैसे भारत में क्या है कि भारत में आप लोग देखते हो कि केंद्र सरकार है तो उसकी कुछ शक्तियां अलग है, अलग अलग राज्य सरकारें हैं तो उनकी शक्तियां अलग अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा शक्ति केंद्र के ही पास है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग के यहाँ मतलब लोकसभा, राज्यसभा, उच्चली सदन और निचली सदन सब बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ केंद्रीकरण शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं हो सकता संघीय सरकार में। तो इसका ये मतलब यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, तो ये बी वाला आपका ऑप्शन जो शक्तियों का केंद्रीकरण है ये नहीं है। ठीक, चलो अगला हम लोग देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यह क्या है कि निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। ओके, लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो श्रम का लैंगिक विभाजन भाई ये तो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता ही है। जैसे हम लोग काम का लैंगिक विभाजन कर देते हैं कि भाई ये काम स्त्री का है, ये पुरुष का है, तो यहाँ तो लैंगिक असमानता ऐसे ही बढ़ी। ठीक है, बाकी जैविक बनावट, देखो जैविक बनावट मतलब स्त्री और पुरुष का एक तरह से जो जैविक बनावट है इस पे कोई चीज मैटर नहीं करता। एक्चुअली जैविक बनावट के पीछे की जो सोच है, यानी महिलाओं की कि भाई तू महिला है, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, उसके पीछे का जो सोच है ना, वो एक्चुअली कारण है। ठीक है, लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का, तो ये आपका नहीं हो सकता और नहीं हमें पूछ रहा है, तो ये बी वाला ही ऑप्शन सही होगा। बाकी और ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। समाज का पितृ प्रधान होना, ये भी कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता का कारण बन जाता है, आपके एनसीईआरटी की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। और महिलाओं में जो साक्षरता दर की कमी है, ठीक है, यह भी कारण है एक तरह से लैंगिक असमानता का। आप लोगों ने देखा होगा, कहा जाता है अक्सर महिलाओं के लिए, ठीक है, हालांकि अब तो ये चीजें कम हो गई है, अक्सर कहा जाता है यार तुझे तो चूल्हा उल्हा ही करना है, कितना क्यों पढ़ेगी, चल पढ़ ली, तू काम भर पढ़ ली बस, ऐसा होता है ना, अपने समाज में देखा होगा। ठीक, तो ये इसके लिए ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी चलो इस पे ज्यादा हम लोग अंदर नहीं जाते हैं, आगे हम लोग प्रश्न संख्या 9 नंबर पे आते हैं। यह क्या है कि सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है। ओके, सांप्रदायिकता क्या होती है, जैसे दो धर्मों के या जातियों के बीच एक तरह से मतलब काफी खटास पैदा हो जाना, ठीक है, झगड़े की स्थिति जैसा। ठीक, जैसे अभी आप देखते हो कि अभी हमारे देश में ऐसा चल रहा है। चलो, तो धर्म को ही राष्ट्र का आधार बना लिया जाए, तो देखो धर्म को ही राष्ट्र का आधार बना लिया जाए, ये एक्चुअली सही ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे किस धर्म को ये नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, किसी देश में एक ही धर्म है और उसी को राष्ट्र का आधार बना लिया जाए, तो वहाँ कोई वहाँ सांप्रदायिकता कैसे फैलेगी, नहीं ना फैलेगी। अगर एक ही देश है, उसमें कई सारे धर्म हैं, जैसे हम लोग के भारत में है, मान लो किसी एक धर्म को ज्यादा मान्यता दे दी गई, ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि मतलब एक तरह से सांप्रदायिकता बढ़ेगी। तो यहाँ पे धर्म पहला तो ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है कि धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है।
सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए तो इससे भी सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी। कुछ ही धर्मों को प्रधानता दीजिए, ये दो वाला जो ये ऑप्शन है यानी फोर्थ नंबर, ये बिल्कुल सही है। अगर कुछ ही धर्मों को हम प्रधानता देते हैं तो सांप्रदायिकता मतलब ऐसे ही फैलेगी। भाई एक धर्म को हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे, गवर्नमेंट ज़्यादा प्रायोरिटी दे, उसको बढ़ावा दे, और एक को नीचा दिखाए, तो दोनों धर्मों के बीच पटाच तो बढ़ेगा ही, तो वही सांप्रदायिकता का जन्म होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 9 के बाद 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। माफ करना यार, संघ सूची का विषय नहीं है। देखो संघ सूची क्या होता है मैं आपको बता दूं। संघ सूची ये होता है जिसपे केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो देखो जो प्रतिरक्षा होता है उस पे केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, तो ये संघ सूची के अंतर्गत आ जाएगा। मुद्रा पे भी केंद्र सरकार कानून बनाती है, विदेशी मामलों पे भी केंद्र सरकार बनाती है, लेकिन शिक्षा पे केवल केंद्र सरकार नहीं बल्कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं। तो यहाँ संघ सूची का विषय नहीं है, तो ये वाला ये संघ सूची का विषय नहीं आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला 11 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 11 नंबर प्रश्न क्या है, ठीक है, यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का कारण है। भाई अधिक सिंचाई, कितनी बार ये प्रश्न करा चुका हूं। अधिक सिंचाई भूमि संकुचन या भूमि निम्नीकरण का कारण है, तो अधिक सिंचाई ये हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 के बाद 12 नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये तो आना ही आना है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये 12 नंबर वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें क्या है कि इसमें ये क ख ग घ ऑप्शन दे दिया है, मतलब यहाँ बांधों का नाम दे दिया है, इधर बांधों का नाम दे दिया है और इसको इन नदियों का नाम दे दिया है। ये किन नदियों पे बनाया गया है उनसे मिलान करना है। तो देखो पहला है भागड़ा नागल बांध। ठीक है, भागड़ा नागल बांध किस नदी पे बनाया गया है ये हमें बताना है। उसके बाद हीराकुंड बांध है, सरदार सरोवर बांध है, टिहरी बांध है उसके बाद। ठीक है, तो देखो जो भागड़ा नागल बांध है ना, हिमाचल प्रदेश में स्थित सतलज नदी पे बनाया गया है। तो ये फर्स्ट का भागड़ा नागल बांध सतलज नदी पे चला जाएगा। हीराकुंड बांध, भाई हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पे स्थित है, तो इसका ये यहाँ पे आ जाएगा, ये फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद सरदार सरोवर बांध, भाई मैं कई बार बता चुका हूँ, ये हम लोग का नर्मदा नदी पे बना है, गुजरात में स्थित है। टिहरी बांध, भाई गंगा नदी जिसको भागीरथी भी बोला जाता है, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है, तो ये बी वाले पे चला जाएगा, चौथा का। ठीक है, तो हम लोग का देखो अब फर्स्ट का किस पे गया, फर्स्ट का थर्ड पे गया। ठीक है, और सेकंड का फोर्थ पे। तो फर्स्ट का थर्ड पे यहाँ गया है, फर्स्ट का ये फर्स्ट पे गलत, फर्स्ट का थर्ड पे, फर्स्ट का थर्ड पे, फर्स्ट का थर्ड पे, फर्स्ट का थर्ड पे गया है। ठीक है, ये तो ठीक है, और ये फर्स्ट का फोर्थ पे नहीं, तो दो ऑप्शन हमने गलत काट लिया। उसके बाद देखो सेकंड का किस पे गया है, सेकंड का गया है हम लोग का फोर्थ पे। तो सेकंड का देखो यहाँ ख का यानी सेकंड का यहाँ सेकंड पे ले जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी हम लोग का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो क का थर्ड पे, तो क का हम लोग का यहाँ थर्ड पे आया है, और उसके बाद ख का फोर्थ पे, ख का फोर्थ पे आया है, ग का फर्स्ट पे, तो हम लोग का ग का यहाँ फर्स्ट पे नर्मदा और घ का सेकंड पे, घ का ये सेकंड पे भागीरथी पे, यानी ये आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये मिलान करना है और उसके लिए विकल्प दिया है कि क का किस पे जाएगा, ख का किस पे जाएगा। ठीक, तो इसमें से आपको छांटना है। क्लियर। तो आप ये याद रखना कि जो भागड़ा नागल बांध है वो महानदी पे सतलज नदी पे स्थित है, जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पे स्थित है, जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पे स्थित है, और जो टिहरी बांध है, टिहरी नदी घाटी परियोजना जो है वो भागीरथी पे स्थित है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या है, ओके, ये भी काफी थोड़ा उलझाऊ प्रश्न है। देखो ये क्या है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। तो देखो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपकी मतलब कृषि से संबंधित चीजें ज्यादातर आती हैं। ठीक है, तो एक तो कृषि आ ही जाएगी, डेयरी तो आ ही जाएगी क्योंकि ये डेयरी भी कृषि से संबंधित है। अब देखो ये मछली पकड़ना, हालांकि मत्स्य जो पालन है, ठीक है, वो मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन मछली पकड़ना यहाँ से इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मछली पकड़ना, तो मछली क्यों पकड़ रहे भाई, भाई वो मनुष्य खाएंगे ही उसको, इसीलिए तो मनुष्य की एक तरह से मतलब पूर्ति के लिए। तो ये तो सेकंड इसी विजन से इसको सेकंड में हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में। और गुड़ बनाना, भाई गन्ने से गुड़ बनाना, तो ये भी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, चलो द्वितीय क्षेत्र का एक्चुअली होता क्या है कि उसमें जो प्राकृतिक उत्पाद होते हैं उनका उपयोग कर कहीं ना कहीं मनुष्य की मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है उनसे। जैसे गन्ना है एक प्राकृतिक उत्पाद है, उससे क्या किया जा रहा है कि गुड़ बनाया जा रहा है। ठीक है, या अलग अलग प्रकार की चीजें बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से आपका
द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत हो जाएगा। तो ये मछली पकड़ना क और ग, ये आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये केवल क ऐसा है ऐसा ये नहीं होगा। ठीक, तो प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं हमें पूछ रहा है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र का नहीं है, द्वितीय क्षेत्र का है, ये द्वितीय क्षेत्र का है। तो ये द्वितीय क्षेत्र का क्रियाकलाप मतलब क्रियाकलाप है और ये दोनों प्राथमिक के, तो इसलिए हमें बोल रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। तो ये क वाला और ग वाला, तो यहाँ क और ग ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलो अगला हम लोग का प्रश्न संख्या 14 है। यह क्या है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कई बार मैं करा चुका हूं, उद्यमों के स्वामित्व पे। अगला प्रश्न देखते हैं, भूक्षरण से क्या तात्पर्य। देखो भूक्षरण से क्या तात्पर्य, भूमि का अनुपजाऊ होना, फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा। भूक्षरण या मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, बात एक ही हुआ, तो भूमि का अनुपजाऊ हो जाना। ठीक है, अगला देखो प्रश्न संख्या जो 16 है वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। प्रश्न संख्या जो 16 है इसमें बोला जा रहा है कि मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण किस जाति में नहीं आते हैं। ओके, किस जाति में नहीं आते, सामान्य जाति में, बिल्कुल सामान्य जाति में ये नहीं आते हैं, तो ये फर्स्ट ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, संकटग्रस्त जाति में नहीं, संकटग्रस्त जाति में तो आते हैं। ठीक है, तो हमें नहीं आते हैं, ये मतलब ये किस जाति में नहीं आते हैं ये हमें छांटना है ऑप्शन में, तो सामान्य जाति में नहीं आते हैं। हालांकि संकटग्रस्त जाति के अंतर्गत ये आते हैं, तो लेकिन ये ऑप्शन सही होगा नहीं सही होगा, क्योंकि हमें किसमें नहीं आते हैं ये पूछा जा रहा है, तो सामान्य जाति में नहीं आते, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बोल रहा है कि अ एवं ब नहीं, अ एवं ब नहीं, केवल अ, उपयुक्त सभी नहीं, ये भी नहीं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो मगरमच्छ, गैंडा और काला हिरण ये सब संकटग्रस्त जाति के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हमें प्रश्न में बोल रहा है कि किस जाति में नहीं आते हैं, तो सामान्य जाति ऑप्शन दिया, तो सामान्य जाति में नहीं आते। सामान्य जाति कहने का मतलब कि अभी जो संकटग्रस्त जातियां नहीं है, मतलब नॉर्मली हमारे वातावरण में पाई जाती हैं, जैसे हम लोग की पालतू जानवर जैसे गाय भैंस है, ये सब ये विलुप्त होने की कगार पे नहीं है, लेकिन मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण ये सब विलुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है, इनको संकटग्रस्त जातियां बोला जाता है। चलो आगे हम लोग चलते हैं, अगला 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। देखो अवरोधक मीन्स यहाँ व्यापार से संबंधित ये बोल रहा है। व्यापार अवरोधक क्या होता है, जैसे मतलब जैसे विदेशी व्यापार मान लो हो रहा है, मतलब बाहर से चीजें हमारे देश में आ रही हैं, तो उन पे नियंत्रण सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है कि हाँ इतनी ही चीजें आएंगी। ठीक है, जिससे मतलब एक तो मतलब जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और एक हमारा जो उद्योग धंधा है हमारे देश का उस पर भी प्रभाव ना पड़े, ये भी इसको भी देखा जाता है। ठीक है, मान लो हमें बाहर बहुत सारी सस्ती वस्तुएं मिल रही हैं और उसी को हम लोग अपने देश में बहुत ज्यादा मात्रा में ला रहे हैं, तो एक तरह से तो हम लोग का जो देसी मतलब जो भी उद्योग है वो तो चौपट हो जाएगा ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही व्यापार किया जाता है। ऐसा नहीं कि बाहर का सामान सस्ता है, अच्छा है, तो केवल उसको ही रेलते जाओ, मतलब लाते जाओ, और अपना जो अंदर का उद्योग धंधा है जिससे छोटे व्यापारी या जो भी चलता है वो सब बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सरकार सारी चीजें देखकर चलती है। तो चलो यहाँ पे देखा, यहाँ पे व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है पूछ रहा है। तो देखो फर्स्ट है कि सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार और अवरोधकों का प्रयोग करती है, तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, करती है, लेकिन हमें नहीं है छांटना है, नहीं इसमें अवरोधकों का लक्षण नहीं है, तो ये तो लक्षण है। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। आगे एक मिनट यार, आंसू आ जा रहे बार बार, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला है बी वाला ऑप्शन कि सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल, ये भी सही है, ये लक्षण है, और मतलब अवरोधकों का, व्यापार अवरोधकों का ये भी लक्षण है। लेकिन ये अगला प्रश्न, इसमें अगला ऑप्शन है कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। ऐसा मतलब यहाँ पे ये व्यापार अवरोधक से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, तो ये नहीं है, नहीं ये ऐसा कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं, हाँ करते हैं। तो ये तीनों लक्षण आपके ये व्यापार अवरोधक के हैं। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ वाला। बाकी थर्ड वाला यहाँ इसके लक्षण से कोई दूर दूर तक ऐसा कोई मतलब ही नहीं है, तो हमें अवरोधकों का लक्षण नहीं है, यही छांटना था। तो ये सी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको ही आप मतलब ओएमआर शीट में भरोगे। ठीक, चलो 17 के बाद अगला 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यह क्या है, यह है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य है। उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य देना, उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, अधिक मजदूरी। जो भूमिहीन ग्रामीण है, मान लो वो किसी की यहाँ मजदूरी ही तो करेंगे, तो उन मजदूरों को
उनके मतलब अच्छे सबसे अधिक उपयुक्त विकास के लिए क्या जरूरी है भाई, उसे मतलब अच्छी खासी मजदूरी देना, सिंपल। चलो उसके बाद अगला 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। ओके, हमें परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है छांटना था। देखो परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, जैसे आपके कोयला हो गया, ठीक है, ये उसके अलावा पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी हो गया, सब ये किसके अंतर्गत आते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत, ठीक है। और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे ये सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई। तो ये भूतापीय ऊर्जा क्या हो गई, आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो यहाँ हमें क्या छांटना था, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो ये बी वाला, क्योंकि ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ठीक। चलो आगे हम लोग देखते हैं, ये अ एवं ब दोनों तो नहीं, ये आपका ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको भी इंक्लूड कर रहा है, इन उपयुक्त में से कोई नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो ये बी, क्योंकि बी वाला गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ठीक। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा है। ओके, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश से वृद्धि हुई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में, हाँ ठीक है, ये भी सही है। वैश्वीकरण मीन्स जैसे होता है ना कि जैसे एक तरह से परमिशन दे देना, कि मतलब जैसे आप हमारे देश में आओ, एक तरह से अपना व्यापार लगाओ, ये ऐसे इसको एज अ वैश्वीकरण बोल सकते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, सिंपल ऐसा भी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण, हाँ ठीक है, अगर बाहरी कंपनियां आकर हमारे देश में अगर कंपनियां बैठाएंगी तो हम लोग भाई विदेशी व्यापार क्यों करेंगे। मान लो एक कंपनी आकर यहीं पे अपना कारखाना लगाए, जैसे अभी आईफोन की बात हो रही है, अगर भारत में आईफोन की कंपनी लग जाए तो हम बाहर से आईफोन क्यों खरीद कर लाएंगे, समझ रहे हो ना। यहीं पे बनने लगेगा, यहीं पे मैन्युफैक्चर होने लगेगा उसका, तो और इसी को अभी बढ़ावा भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है वैश्वीकरण के थ्रू। और सवाल है कि भारतीय कंपनियों के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़, ऐसा भी है। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी बाहर की कंपनियां भारत में आई हैं तो बहुत सारा रोजगार भी मिलता है लोगों को, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ये उपयुक्त सभी, ये डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सभी ऑप्शन सही है एक तरह से। तो ये रहा हम लोग का 20 MCQ, ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव। ये निश्चित है आपके मतलब किसी न किसी के पेपर सेट में इसमें से 5 ठे आएगा, किसी में 7 ठे आएगा, किसी में 3 ठे आएगा, इस MCQ में से आना ही आना है, ठीक। तो इन सब MCQ को क्लियर कर लेना। बाकी यहाँ पे जो ये प्रश्न है, ये बड़े बड़े वाले, इनको मैं अभी टाइप कर रहा हूँ, टाइप कर लूंगा तो सॉल्व कराऊंगा। चलो यहाँ जो मानचित्र संबंधित प्रश्न है, यहाँ पे जो 10 मार्क है उनको कर लेते हैं। यहाँ आपका हिस्ट्री से रहेगा और यहाँ नीचे आपका भूगोल से रहेगा, ठीक है। सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ यही वाला है, 9 का A और B, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री से है, और ये तो भाई ये दिया है, ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए दिया है। यहाँ पे ये प्रश्न दिया है हम लोग का, ये यहाँ पे ये भूगोल वाला, ये आपको करना होगा, ठीक है। चलो तो इनको कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसको मानचित्र में भी दर्शाना होता है, हालांकि यहाँ पे हम मानचित्र में नहीं दर्शाएंगे, ठीक है। केवल यह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, मानचित्र में दर्शाना हम लोग सीखेंगे बाद में, ठीक है। इनका आंसर केवल अभी जान लेते हैं, क्योंकि आंसर हमें पता रहेगा ना, तो आसानी से हम इसको मानचित्र में दर्शा सकते हैं। तो पहला इसमें प्रश्न है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, भाई पंजाब का अमृतसर, सिंपल आप लोग याद रखना अमृतसर, ठीक। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा, तो भाई डांडी था, ठीक है, डांडी आप लोग याद रखना। गौ वाला प्रश्न है कि वह स्थान जहां नील की खेती के लिए किसानों ने आंदोलन किया, भाई चंपारण, बिहार के चंपारण में, चंपारण जिले में, ठीक है। चलो सॉरी माफ करना यार, काफी आंसू आ रहे हैं, लेकिन चलो मैं भी ये वीडियो शूट कर लूं, और 2-3 मिनट हैं, 1 मिनट। चलो खराई हो जाती है ना, और ये सब तो दिक्कत होता है। चलो इसके घ प्रश्न है, ठीक है, ये नहीं इसका चौथा, कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया, भाई वो गुजरात का अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक। उसके बाद है कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो भाई नागपुर, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नागपुर। देखो दिसंबर बोला है, यही सितंबर बोलता तो कोलकाता इसका आंसर होगा, क्योंकि कोलकाता में ना सितंबर 1920 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, और दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था, ठीक है।
चलो अगला हम लोग देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न यहाँ पे ये आपका हिस्ट्री वाला हो गया और भूगोल वाला यहाँ पे 5 है। इसको मानचित्र में एक्चुअली दर्शाना भी होता है। आधा मार्क आपको नाम लिखने का और आधा मार्क दर्शाने को मिलता है। तो दर्शाना हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलो ये प्रश्न देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान चिन्ह द्वारा नाम सही। तो भाई पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरवन, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आप लोग ये याद रख सकते हो, ठीक। चलो उसके अलावा और कई सारे हैं लेकिन यही सबसे ज्यादा फेमस है। उसके बाद अगला सेकंड वाला है कि नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा। भाई अभी हमने देखा नर्मदा नदी पे बना हुआ एक बांध जो गुजरात में स्थित है, सरदार सरोवर बांध। तो आप लोग याद रख सकते हो। महानदी चिन्ह द्वारा नाम सही। चलो तो ये तो हम लोग दर्शाएंगे क्योंकि महानदी ये तो कई राज्यों से होकर बहती है, ठीक है। खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा मतलब ये बहती है। तो चलो इसको तो हम लोग दर्शाएंगे तब इसको देखेंगे। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, ओके, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है नाम सहित। तो झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, भाई झारखंड का सबसे फेमस खान झरिया खान जो धनबाद के पास स्थित है। तो आप लोग याद रखना झरिया खान जो धनबाद के पास स्थित है। तो धनबाद मानचित्र हम लोग धनबाद की जगह पे इसको दर्शा देंगे। तो दर्शाएंगे हम लोग जब दर्शाएंगे। बाकी अगला प्रश्न, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन यानी वही एक तरह से बंदरगाह, इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित, पूर्वी तट पे जितने भी बहुत सारे बंदरगाह है, कलकत्ता, चेन्नई या फिर सबसे फेमस विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो ये सब इनमें से कोई भी आप एक दर्शा सकते हो आपका मन। तो इसको हम लोग दर्शाएंगे और साथ में विशाखापट्टनम आपको नाम लिखने का आधा मार्क और दर्शाने का मानचित्र में आधा मार्क, 1 मार्क मिलेगा इन प्रश्नों का, ठीक। तो वो हम लोग सीख लेंगे दर्शाना बाद में। बाकी इसका आंसर मैंने जो बताया आप लोग याद कर लेना। तो ये था आपका मॉडल पेपर क्लास 10th का, बोर्ड द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया था। आप लोग देख सकते हो ये यूपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया था। इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक डाल दूंगा। और बाकी हमारी जो एप्लीकेशन है यूपी MSP स्टडी, इससे भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। आपको स्टडी में काफी हेल्प करेगी, ठीक है। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।